क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ किसका भाई? तो x का इन 13x। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, अपने पास जो एक्सप्रेशन है ये है 13x। अब पूछा गया कि इस x का कोएफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहला बात देखेंगे सर x का कोएफिशिएंट पूछा गया है, मतलब इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 13। इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 13। तो आंसर क्या होगा? 13 होगा। मतलब जिसके बारे में पूछा जाए कोएफिशिएंट, उसको छोड़ के जो कुछ भी रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझे कि अगर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पूछा गया है तो इसको छोड़ दीजिए, उसके साथ जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 13 होगा। आंसर हो गया, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां बोला है आपका y का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो एक बात बताइए, अपने पास एक्सप्रेशन है -5y, -5y, तो इस y के साथ क्या है सर? इस y के साथ है -5, तो होगा आंसर क्या? -5। इसका आंसर कितना होगा बाबू? -5। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y इज -5। इसको लिखेंगे कैसे? इस वाले स्टेप में कैसे लिखेंगे? द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 13, पहला का। सेकेंड का क्या आ जाएगा? सेकेंड का आ जाएगा सर द कोएफिशिएंट ऑफ y इज -5। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोएफिशिएंट लिखते हैं तो साइन मैंडेटरी होता है। अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, कोएफिशिएंट हमेशा हम साइन के साथ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे सर राइट द कोएफिशिएंट ऑफ a इन 6ab। यहाँ देखिए क्या लिखना है? 6ab है, 6ab है। कोएफिशिएंट किसका है? a का है। इस a के अलावा क्या क्या है? तो 6 भी है ना। इस a के अलावा क्या क्या है? तो 6 और b भी है, तो मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर 6b। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6b। आप इस तरह से स्टेप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, z का कोएफिशिएंट क्या है? इस z के अलावा क्या क्या है? तो सर 7x है, लेकिन 7 माइनस में है, तो क्या होगा आंसर? -7x। अगला देखिए p का लिखना है, p का, तो p के अलावा क्या क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये है सर अपने पास -2pqr। पूछा गया है कोएफिशिएंट इस p का, तो इसके अलावा क्या क्या है? तो -2 है, q है और r है, -2 q और r है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको छोड़ के जो कुछ भी है उसको आप लिख देंगे। तो इस p के अलावा क्या है अपने पास? तो सर है माइनस, क्योंकि साइन मैंडेटरी है, तो माइनस होगा, q होगा और r होगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पर सर इस y स्क्वायर के साथ क्या क्या है? इस y स्क्वायर को छोड़ देना है, तो क्या है? 8x, और यहाँ पर z है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 8xz आंसर। अगले पार्ट में सर एक्स क्यूब का, अब देखो बाबू यहाँ पर ये अपने पास एक्स क्यूब ही है और इसी का कोएफिशिएंट पूछ लिया गया है, तो इसके साथ क्या है? दिमाग लगाएंगे सर, इसके साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट होगा 1। कभी भी गलती से 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक बात मालूम है, इस 1 के अलावा अगर 0 होता, मान लीजिए अगर यहाँ पर 0 रख देते आप, तो क्या होता? 0 × एक्स क्यूब, तो वैल्यू तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0 हो जाएगा ना, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। हमेशा हम 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगा। अगला देखिए उसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे ना बाबू, सर ये है 1 × माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सर इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे भी तो एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सर अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर में, तो सर रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? -x² होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? -x² होगा। इसका भी वैल्यू -x² ही निकलेगा, बट ये वाला होगा परफेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है। तो रिजल्ट क्या होगा आपका आंसर? सर ये होगा -1 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो इन सभी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था आपको कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर सकता है, ठीक है? तो इन भाई साहब को थोड़ा ध्यान से, बाकी क्वेश्चन सब सिंपल था। एक बात ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव जहाँ भी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम 1 मिनट में खत्म करेंगे। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ई क्या होता है? देखिए कोएफिशिएंट होता है 2 तरह का, एक होगा आपका न्यूमेरिकल जिसमें नंबर आएगा, ओनली नंबर, इसमें कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल नहीं आएंगे, और दूसरा होता है आपका वेरिएबल जिसमें आपका ABCD अल्फाबेट्स आते हैं, राइट?
तो सर यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ नंबर है ना? बिल्कुल है। तो सर पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए, ए बी है। ई भाई साहब के पास नंबर कौन सा है? तो नंबर है ना क्या, 1 इंटू ए बी। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी इज 1। आप लिख लेंगे द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए बी इज 1। यस सर। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे नंबर तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6। नहीं -6, ये है आपका -6। ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुत सिंपल सर, 7 दिख रहा है, दैट इज 7। यहाँ पर क्या है बाबू सर, -2 है। अब तो पक्का मालूम हो गया कि -2 ही है। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है कि जिसके बारे में पूछेगा उसी को छोड़ना है, और साथ में जो कुछ भी है उनको आंसर में लिख देना है। डन। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको इरेज करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th वन। राइट द कांस्टेंट टर्म। ओके सर, ये कांस्टेंट टर्म फिर से आ गया। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल दो ही चीज होता है अलजेब्रा में। कांस्टेंट मतलब सारे नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो। कांस्टेंट मतलब क्या, ऑल नंबर। तो सर वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट्स, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो कुछ भी आपको मन करे। तो सर कांस्टेंट टर्म हमको इसमें देखना है तो बहुत मुश्किल है क्या। तो देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 8 है। तो कांस्टेंट किसको लें, क्योंकि सब नंबर दिख रहा है। हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 रहे वही होंगे कांस्टेंट नंबर। बाकी के पास तो वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब इसका वैल्यू चेंज होगा। क्या हुआ सर, नहीं समझे? अरे भाई, ये अगर मान लो कि 5x लिखा हुआ है तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये तो एक्सप्रेशन का पार्ट हो गया। यहाँ पर वेरिएबल चला गया, तो सर यहाँ छोड़ कर दिए। तो देखिए 3x² है, बिल्कुल है। तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये कांस्टेंट कहाँ से रहा, ये तो वेरिएबल बन गया। x का जो वैल्यू आएगा इसके वैल्यू को चेंज करा देगा। अगर आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और निकलेगा, x इक्वल टू 2 तो वैल्यू कुछ और निकलेगा। ये तो वेरिएबल हो गया। तो सर कांस्टेंट टर्म कौन सा? अरे बहुत सिंपल, कांस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, तो इसका आंसर होगा 8। डन। नेक्स्ट सर, यहाँ पर दिख गया -9, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया। यहाँ सर दिख गया 3/5, यस इट इज 3/5, प्लस 3/5 है, बिल्कुल प्लस 3/5 है। अगला सर यहाँ देखिए क्या, -8/3। तो क्या लिखेंगे आंसर में, द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन, एक्सप्रेशन लिखेंगे और लिख देंगे 8। द कांस्टेंट टर्म ऑफ 3x² + 5x + 8 इज 8। इसमें क्या होगा, इज -9 इज 3/5 एंड इज -8/3। ओके सर, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ऊपर वाले भाई साहब को हटाएंगे। आइडेंटिफाई मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अच्छा सर, मोनोनोमियल्स तो जानते हैं जिसमें एक टर्म रहे, कितना टर्म रहे, 1 टर्म रहे सर। बाइनोमियल्स मतलब 2 टर्म रहे सर, 2 टर्म रहे सर। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म रहे सर, कितना टर्म रहे, 3 टर्म्स रहे सर। ओके, टर्म को अलग करने का कॉन्सेप्ट है प्लस या माइनस। अगर 2 टर्म के बीच में प्लस है तो अलग है, अदरवाइज अलग नहीं माना जाएगा। देखिए, अपने पास 5x है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2 टर्म है क्या, 5 भी है और x भी है। नहीं, ये तो मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओनली 1 टर्म हुआ। कितना हुआ, यहाँ पर 1 टर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। तो सर अगर 5 लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो 5 भी 1 ही टर्म है। ये कितना है, 1 टर्म है, ये भी आपका 1 टर्म है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 5x + 5, तो यहाँ पर 2 टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। ये होगा आपका बाइनोमियल्स। क्या होगा, बाइनोमियल्स, इट इज बाइनोमियल्स। चलिए उसी बेसिस पर सर हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये है -2xyz, तो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। क्या है आपका, मोनोनोमियल्स। आप इसको ठीक कर लेंगे। अगले पार्ट देखिए सर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो काउंटिंग कैसे होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टर्म आ गया। कितना गया, 3 टर्म। तो नाम क्या इसका पड़ेगा, ट्राइनोमियल्स। क्या पड़ेगा, ट्राइनोमियल्स। नाम कंप्लीट कर लीजिएगा आप। थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ गया, पहला, दूसरा क्वेश्चन ये रहा सर। यहाँ प्लस है और कुछ नहीं है, बस यही प्लस था, तो ये पहला और ये अपना दूसरा, तो कितना टर्म हो गया सर, ये हो गया आपका बाइनोमियल्स। कितना हो गया, बाइनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सर मालूम है ये तो आपका 1 है, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स है। अगले पार्ट में ये तो हो चुका। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सर कितना, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे देखिए सर, एक ही है बेचारा,
तो आपका मोनो हो गया, मोनो हो गया। यहाँ देखिए सर, 1 2 3 प्लस यहाँ पर कितना, प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो काउंटिंग कैसे होगा, 1 2 3 4। तो एक बात बताइए सर, यहाँ तो 4 टर्म हो गया ना, यहाँ तो 4 टर्म हो गया, लेकिन यहाँ तो पूछा गया है कि मोनो बताओ, बाई बताओ या ट्राई बताओ, तो इन सभी में से तो कोई है नहीं, तो इसका स्पेशल नाम है क्वाड्रिनोमियल, तो पूछा ही नहीं है, तो बोल देंगे क्या, नन। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा, इट इज नन, इसमें से हमारा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारा बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, जो कुछ भी, दैट इज मोनोमियल हो, ऐसा कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। नेक्स्ट -14 सर मोनो है, ये तो सिंपल सा हो गया। अगला क्या है सर, देखिए बीच में प्लस डाल दिया है, तो टर्म काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Okay, write all the terms in the algebraic expression. Okay sir, write all the term of the algebraic expression. हमको इसके टर्म को लिखना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ टर्म लिखना है, टर्म। तो सर यहाँ पर -6 है और +7 है, तो सबसे पहला बात, और यहाँ भी -9 है, तो कितना टर्म है, 1 2 3 4, ये थोड़ी पूछा गया है, टर्म बताना है। तो सर टर्म होगा कितना, 4x⁵, -6y⁴, 7x²y, और -9। ये आपका टर्म है अलग अलग, ये आपका टर्म है अलग अलग। टर्म के बारे में पूछा गया है कि बाबू टर्म कौन कौन सा है, सारे टर्म को अलग करके लिख दो। तो सर पहला टर्म हमारा 4x⁵, दूसरा टर्म -6y⁴, तीसरा टर्म सर 7x²y, और लास्ट वाला कितना है, -9। तो सब टर्म अलग करने का कहा है कि हम सब में कॉमा लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है आपका 9x3, अगला क्या है -5z⁴, अगला क्या है सर +7x3y, और अगला क्या है -xyz। दैट्स इट, हो गया, हो गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फ्लोइंग। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होता क्या है, देखिए लाइक टर्म जो होता है, लाइक टर्म जो होता है उसका सर वेरिएबल सेम रहेगा, और उसका सर डिग्री भी सेम रहेगा। अब डिग्री क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड डिग्री, ये डिग्री क्या बोल रहे हैं आप, तो डिग्री जो होता है दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। अब वेरिएबल सर वही ना जो अल्फाबेट्स में होता है, हाँ बिल्कुल, ABCD XYZ सब क्या है आपका वेरिएबल्स है। तो सर एक बात बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे बोल रहे हैं कि बाबू x एंड 2x, ये हमारा लाइक टर्म है, क्यों सर, वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। ये सेम कैसे हुआ, लाइक टर्म कैसे हो गया, तो इस वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल के पावर को ही हम देखेंगे, क्योंकि हमको कांस्टेंट से कुछ खास लेना देना नहीं है, वो तो सिंपल ऐड हो जाता है सब जगह। तो यहाँ पर x⁴ कितना है बाबू, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, ये लाइक टर्म कहलाएगा। अच्छा सर यहाँ देखिए 3x² एंड 4x², ये दोनों सेम है क्या, तो सर देखिए यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना 2, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना 2, तो दोनों सेम टू सेम है, यानी लाइक टर्म है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 3x² है एंड 4x², क्या ये दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, कैसे सर, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो यहाँ भी y का पावर 1 है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है। अच्छा अगर सर कुछ ऐसा ही, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर लिखा हुआ है 3x² और हम लिख देते हैं 3y(x²), क्या ये अलग है, क्या ये दोनों अलग हो गया, तो आप बोलेंगे सर लगता तो नहीं है, क्योंकि सर मल्टीप्लाई में कुछ चेंज नहीं होता है। देखिए तो ध्यान से, अगर 2 × 3 लिखा गया है और इसी चीज को हम 3 × 2 लिख सकते हैं क्या, दोनों का वैल्यू तो 6 ही आएगा, 6 = 6, ये तो बिल्कुल बात सही है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये सब क्या है आपका लाइक टर्म है, क्या है आपका लाइक टर्म है। सर अनलाइक कैसे होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 3x² लिखा हुआ है एंड 3y² कर दें, वेरिएबल चेंज हो गया। अब जब वेरिएबल ही चेंज हो गया सर, तो ये साथ में कैसे बैठेगा, ये साथ में बैठ ही नहीं पाएगा। एक बात आपको और मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा लाइक टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं लाइक टर्म को साथ में। पहला क्वेश्चन में a² यहाँ पे है, a² यहाँ भी है और कहीं पे नहीं है, तो क्या होगा लाइक टर्म अपना, लाइक टर्म सर होगा अपना, लाइक टर्म्स जो हमारा होगा ये होगा सर a² (-2a²), और कुछ है
और कुछ भी नहीं है। बी स्क्वायर यहाँ पे है तो साथ में कोई बी स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट में देखिए सर, लाइक टर्म लिखना है। देखिए ये 3x है और कहीं पे x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक्स वाई यहाँ पे दिखा, बस दिखा सर, और कहीं पे एक्स वाई नहीं है। यहाँ देखिए वाई जेड यहाँ पे है, यहाँ पर जेड वाई है, तो ये दोनों आपका लाइक टर्म के कैटेगरी में आएगा। तो क्या क्या होगा आपका लाइक टर्म सर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वाई जेड एंड 1/2 जेड वाई। इस जेड वाई को हम वाई जेड भी लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों हमारा लाइक टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अपने को देखना है लाइक टर्म। देखिए एक्स वाई स्क्वायर, ये अपना क्या है, देखो वाई का पावर 2 है, वाई का पावर, और एक्स का पावर कितना है 1 है। इस बात का ध्यान रखेंगे सर, एक्स का पावर तो 1 था, वाई का पावर 2 है। अब इसी तरह से ढूंढेंगे हम, कुछ दिख रहा है आपको, वाई का पावर 2 यहाँ पे है, एक्स का पावर, ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो लाइक टर्म हमारा कौन सा होगा, लाइक टर्म का अगर कैटेगरी बनाया जाए तो होगा सर -2x y⁴, और यहाँ पर है 5y² x। देखिए ध्यान से, यहाँ भी y², यहाँ भी y², यहाँ पर x तो यहाँ भी x, दोनों लाइक टर्म हो गया। अगला पार्ट सर, अगला पार्ट सर, यहाँ पर देखिए x² है लेकिन साथ में y² है, x² है लेकिन साथ में z है, ये दोनों अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक टर्म हो जाएगा। अगला देखिए सर, यहाँ देखिए ए बी सी सबका पावर 1 1, कहीं पे है ए बी सी फिर से, इसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया आपका अनलाइक टर्म। अगला पार्ट ए बी स्क्वायर सी, देखिए ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है और सी का पावर 1 है, तो ऐसे ही ढूंढेंगे। देखिए बी का पावर 2 है यहाँ भी, बी का पावर 2 है यहाँ भी है, ए और सी यहाँ पर अकेला अकेला बैठा हुआ है, अगर कहीं पे है यहाँ पर देखिए बी² यहाँ भी है, बी² यहाँ भी है, और ए सी यहाँ पर है, ये भी हमारे साथ में बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए बी² है, देखिए यहाँ पर बी² है, ये हमारा सबके सब क्या होगा, लाइक टर्म होगा। तो कौन कौन सा होगा लाइक टर्म, तो सर लाइक टर्म जो होगा ये होगा सर ए बी² सी कॉमा बी² ए सी कॉमा, अगला क्या होगा सी ए स्क्वायर, ये अपना लाइक टर्म है। अगले पार्ट में देख लेते हैं कुछ है क्या लाइक टर्म पर। अब और बच गया हमारा ये सी² वाला, कहीं पे है सी², कहीं पे है सी², नहीं है, हो गया खल खत्म। तो ये सब हमारा लाइक टर्म था। बस आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, हम कमेंट पर काम करेंगे। और कोई भी डाउट रहे तो आप फट से कमेंट करेंगे, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8935826567, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।